जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार। आज हम बात करेंगे समुद्री सीमा के अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी की। साथ ही साथ हम बात करेंगे भारत की समुद्री सीमा कहां तक है, और हम एग्जाम्पल के तौर पर इसी वीडियो में समझेंगे साउथ चाइना सी के अंदर विवाद क्या है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। द लॉ ऑफ सी, समुद्र का अंतर्राष्ट्रीय कानून। UNCLOS, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। ये नियम कब बनाया गया था? तो ये नियम ड्राफ्ट किया गया था 1987 में, 1982 में, याद रखिएगा 1982 में इस नियम को ड्राफ्ट किया गया। लेकिन जब इस नियम को ड्राफ्ट किया गया 1982 में, तब ये शर्त थी कि जब तक इस ड्राफ्ट के ऊपर, इस कानून के ऊपर कम से कम 60 मेंबर, 60 देश साइन नहीं कर देते, तब तक इस कानून को जो है पारित नहीं माना जाएगा। तो इस कानून को साइन करने वाला 60वां देश जो था वो था गुयाना, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है गुयाना। वो इसमें 60वां देश था जिसने इस कानून के ऊपर साइन किया। और उसके साइन करने के बाद 1994 में ये नियम जो था UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लॉ ऑफ सी भी कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन सी भी कहते हैं, वो जो है 1994 में वो नियम जो है पूर्ण रूप से पारित हो जाता है। फिलहाल अगर हम वर्तमान की बात करें तो इसमें 167 प्लस 1 देश, मतलब 168 इसके सदस्य हैं। 167 167 कंट्रीज़ हैं, प्लस 1 जो मैंने अलग से लिखा है वो है यूरोपियन यूनियन, जो कि यूरोपीय देशों का एक संघ है। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि USA यानी कि अमेरिका इस नियम को नहीं मानता, उसने इस नियम पे साइन नहीं किए हैं। चाइना, जो अक्सर साउथ चाइना सी में इस नियम का उल्लंघन करता है, वो इस नियम को मानता है, उसने इस नियम पर साइन किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया 1982 में इस नियम को ड्राफ्ट किया गया था। वो जगह कौन सी थी? वो थी मोंटेगो बे, जो कि जमाइका जो कि वेस्ट इंडीज़ का कैरेबियन आइलैंड्स है, कैरेबियन देश है, वहाँ पर इस नियम को ड्राफ्ट किया गया था। इससे पहले भी कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून या नियम तो होता ही होगा समुद्री सीमा को लेकर। तो उस अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून को हम कहते थे फॉर ट्रीटी ऑफ 1958 कन्वेंशन, फॉर ट्रीटी ऑफ 1958 कन्वेंशन ऑन द हाई सी। इस कानून को रिप्लेस कर दिया है UNCLOS ने, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। याद रखिएगा अमेरिका इसका मेंबर नहीं है। ये एक वर्ल्ड का मैप है। इस मैप में आपको जो रेड कलर से देश दिखाई दे रहे हैं, वो इसके मेंबर देश नहीं हैं, यानी कि वो इस नियम को नहीं मानते हैं। नियम क्या है वो डिटेल में हम आगे जानेंगे। देखिए अमेरिका इस नियम को नहीं मानता है। यहाँ पे आपको देश दिखाई दे रहा है पेरू, वो भी इस नियम को नहीं मानता है। मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, कौन कौन से हैं ये? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे के सारे भी इस नियम को नहीं मानते हैं। वैसे भी मिडिल ईस्ट के सारे देश तो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, तो उनके इस नियम को मानने या ना मानने से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इंटरेस्टिंग मुद्दा यही है कि अमेरिका इस नियम को नहीं मानता है और चाइना इस नियम को मानता है, और साउथ चाइना सी में इस नियम का पूर्ण रूप से वो उल्लंघन कर देता है। बोलता है कि साउथ चाइना सी तो पूरे का पूरा मेरा ही है। यहाँ पर 9 डैश उसने खींच रखी हैं। 9 डैश लाइन क्या है वो भी हम अभी जानेंगे। देखिए ये है साउथ चाइना सी। यहाँ पे जो देश है ये है चाइना, ये देश है वियतनाम, यहाँ पे आपको मिलेगा मलेशिया, ये छोटा सा एक देश है ब्रुनई, और ये देश है फिलीपींस, और यहाँ पे एक देश है ताइवान। और बीच में जो आपको सागर दिखाई दे रहा है, ये पूरे का पूरा सागर यही है साउथ चाइना सी। ये दुनिया के सबसे बड़े सागरों में से एक है। दुनिया में 5 महासागर हैं, फिर उसके छोटे छोटे सागर आते हैं, तो सबसे बड़े सागरों में से ये एक है। फिलीपाइंस सी के बाद ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा सागर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सागर है ये। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दुनिया का लगभग 30% जो ट्रैफिक है, जो व्यापार होता है, वो ये स्ट्रेट है। इस स्ट्रेट के थ्रू, इस समुद्र के रास्ते से ही होता है। ये स्ट्रेट कौन सी है? स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का की जल संधि। जो कि ये महासागर कौन सा है? यह है इंडियन ओशियन का बे ऑफ बंगाल, यानी इंडियन ओशियन को साउथ चाइना सी से जोड़ देती है ये संधि, जल संधि। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के रूप से साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए चाइना बोलता है
कि ये सारे का सारा जो सागर है वो मेरा है, और उसने यहाँ पे एक 9 डैश लाइन भी खींच रखी है। वो बोलता है कि जो हमारा इतिहास रहा है उस इतिहास में ये 9 डैश लाइन है, उनके पास ऐसा कोई इतिहास का मैप है, और उसी कानून के हिसाब से चाइना इस पूरे समुद्र को अपना मानता है। लेकिन वियतनाम भी इसको नहीं मानता, बोलता है ये सागर मेरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से जितनी सीमा होनी चाहिए। मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस और ताइवान ये सब बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का यहाँ पे पालन होना चाहिए। चाइना यहाँ पे इतना प्रेशर क्यों बना के रखता है? एक तो मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समुद्री मार्ग है। दूसरा, इस सागर के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में ऑयल और गैस के, नेचुरल गैस के भंडार पाए जाने की संभावना है। तीसरा कारण, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 आइलैंडिक ग्रुप हैं। ये आपको मिलेगा पार्सल आइलैंड, देखिए अपनी एटलस या ग्लोब में देखिए, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्पार्टी आइलैंड। तो पार्सल आइलैंड और स्पार्टी आइलैंड जो कि 2 आइलैंड के बड़े बड़े ग्रुप हैं, यानी उसको हम आर्कीपेलागो बोलेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अपनी लोकेशन की वजह से, और चाइना चाहता है कि इन दोनों लोकेशन पे मेरा अधिकार रहे। तो यहाँ पे क्या झगड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से क्या होना चाहिए और चाइना क्या कर रहा है? तो चलिए हम उस अंतर्राष्ट्रीय कानून को समझ लेते हैं। द लॉ ऑफ सी, द लॉ ऑफ सी ये लोगो है। तो द लॉ ऑफ सी है UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, कहता है कि जो समुद्र की सीमा है उसको 5 हिस्सों में बांट देता है। वो 5 हिस्से कौन कौन से हैं? इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर या टेरिटोरियल सी, कंटिगियस सी, EEC और कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आंतरिक समुद्र, तटीय क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य क्षेत्र इसको बोलते हैं हिंदी में, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि जो बाहर का समुद्री रास्ता है, गहरा समुद्र है, उसकी बात यहाँ पर हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के रूप में करते हैं। ये किस तरह से बनाई गई हैं, ये किस तरह से डिसाइड की गई हैं, वो हम जानते हैं। देखिए, जो इंटरनल वाटर होता है वो किसी भी देश की जो बेस लाइन है उससे 0 नॉटिकल माइल तक होता है। समुद्र में जो लंबाई है वो नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है, और जो नॉटिकल माइल है वो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 1.85 किलोमीटर के वो बराबर होता है नॉटिकल माइल। ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी देश की है लैंड वाली, उसके साथ में हम एक बेस लाइन खींच लेते हैं। चलिए मैं पिक्चर में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मानिए कि ये भारत की सीमा है, ये भारत की सीमा है। ये सीमा काफ़ी तटी छटी है, कहीं अंदर तक पानी चला गया है, कहीं पानी बाहर तक आ गया है। तो यहाँ पे क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या बोलता है? वो एक लाइन खींच लेता है इस तरह से, ताकि वहाँ से समुद्र की दूरी नापी जा सके। कहीं पर कोई लेक होगी, कहीं पर कोई लैगून होगा, हो सकता है किसी नदी का मुहाना आ जाए, या कहीं पर कोई एक तरह से बे बन जाए, तो उस सब को ना लेते हुए एक बेस लाइन खींच ली जाती है, आधार रेखा खींच ली जाती है। उस आधार रेखा से ही हम समुद्र की दूरी, समुद्र में स्थल से लेकर समुद्र की दूरी को नापते हैं। तो ये जो बेस लाइन बन जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पिक्चर में भी ये बेस लाइन बनाई हुई है, इस बेस लाइन के अंदर जितना भी पानी रह जाता है, जितना भी जल रह जाता है, जितना भी समुद्र रह जाता है, जितनी भी नदी या द्वीप या लैगून है, वो सब के सब को हम बोलते हैं इंटरनल वाटर, आंतरिक क्षेत्र। यानी कि बेस लाइन के अंदर वाला जो क्षेत्र है वो पूरे का पूरा आंतरिक क्षेत्र कहलाता है। इसमें क्या नियम कानून है वो हम अभी आगे जानेंगे। अभी आप समझिए कि आंतरिक क्षेत्र क्या कहलाता है। 0 नॉटिकल माइल मैंने इसलिए लिखा है कि ये जो क्षेत्र है ये बेस लाइन के अंदर वाला है, किसी भी देश की सीमा की तरफ या किसी भी आइलैंड की सीमा के तरफ। दूसरा है हमारा टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी क्या बोलता है? टेरिटोरियल सी बोलता है कि जो आपने बेस लाइन बनाई है उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, यानी कि जो बेस लाइन हमने बनाई उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, यानी कि ये वाली जगह जो है ये 12 नॉटिकल माइल जगह हो जाएगी बेस लाइन से जो हमने बना दी। इस 12 नॉटिकल माइल में जो भी क्षेत्र आ रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है ये 12 नॉटिकल माइल वाला, इस 12 नॉटिकल माइल वाले क्षेत्र को ये कहाँ से नापा जा रहा है? ये बेस लाइन से नापा जा रहा है। इस 12 नॉटिकल माइल वाले क्षेत्र को यहाँ पे जो ये है इसको बोलते हैं हम टेरिटोरियल सी, यानी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा या तटीय सीमा। कहाँ से नापी जा रही है? ये बेस लाइन से नापी जा रही है। ये हमारी बेस लाइन है,
इस बेस लाइन से ये नापी जा रही है। इस बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल तक की जो जगह है उसे हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी। इसी बेस लाइन से अगर हम 24 नॉटिकल माइल की दूरी को नापें, एक नॉटिकल माइल क्या होता है 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। समुद्र के अंदर दूरी नॉटिकल माइल में नापी जाती है। इसी बेस लाइन से अगर हम 12 नॉटिकल माइल तक गए तो वो आया टेरिटोरियल सी, और अगर हम 12 नॉटिकल माइल से और आगे चले गए, 12 + 12 कितना हो गया 24, यानी कि बेस लाइन से अगर हम 24 नॉटिकल माइल चले जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंटीजुअस सी, यानी संलग्न क्षेत्र। क्या बोलेंगे उसको? संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र कौन सा वाला है मैं आपको यहाँ पिक्चर में दिखा देता हूँ। उसको मिटा लेते हैं हम। ये जो आपको क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, ब्राउन कलर से जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो ब्राउन कलर से क्षेत्र दिख रहा है इसके अंदर ये वाला है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र इसको बोलते हैं। कॉन्टिजेंटल जोन बोलते हैं इसको, और कंटीजियस जोन बोलते हैं। ये कितनी दूरी है? ये बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल की दूरी है। यानी अगर हम टेरिटोरियल सी की जो सीमा थी वो 12 नॉटिकल माइल थी, उस 12 नॉटिकल माइल के 12 नॉटिकल माइल और आगे चले जाएंगे तो टोटल दूरी हो जाएगी 24 नॉटिकल माइल, और इसे ही कहते हैं हम कंटीजियस जोन, संलग्न क्षेत्र। अब अगर हम बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल दूर चले जाएं, देखिए हम जितनी भी दूरी नाप रहे हैं बेस लाइन से ही नाप रहे हैं। 12 नॉटिकल माइल की जो आ गई, 24 नॉटिकल माइल की जो आ गई, वहाँ से हम कुछ नहीं नाप रहे हैं, हम बेस लाइन से ही सब कुछ नाप रहे हैं। तो बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं EEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यानी कि जो ये पूरे का पूरा क्षेत्र है ये वाला, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अगर हम बात करें तो ये पूरे का पूरा क्षेत्र जो है वो कंटीजियस जोन के अंदर आएगा। और ये छोटी वाली जो जगह आ रही है ये वाली, ये टेरिटोरियल सी के अंतर्गत आएगा, और अंदर वाला जो रह गया है वो इंटरनल सी के अंतर्गत आएगा। कुल 4 क्षेत्र यहाँ बन गए हैं। सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, सारे के सारे उसी के अंदर आ रहे हैं। इनको इन 4 हिस्सों में क्यों बांटा गया है? क्योंकि इन 4 हिस्सों के नियम कानून अलग हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के हिसाब से डिसाइड हुए हैं, वो हम अभी जानेंगे। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर का जितना भी समुद्र होता है उसे हम बोलते हैं खुला क्षेत्र, ओपन सी या हाई सी, या उसका एक नाम और है जैसा मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी गहरा वाला समुद्र जो बच गया, जो 200 नॉटिकल माइल से आगे का समुद्र बच जाता है। तो ये कुछ क्षेत्र बांटे गए हैं, आई होप आपकी समझ में आए होंगे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं इनके ऊपर कौन कौन से नियम कानून बने हैं, इनका क्या मतलब है। तो जो इंटरनल वाटर है यानी बेस लाइन के अंदर वाला, कौन सा वाला? देखिए अगर हमने ये बेस लाइन बना ली है, ये है बेस लाइन, इसके अंदर वाला जो पानी जितना रह गया हम इसको समुद्र की सीमा मान के चलते हैं। भारत की समुद्र की सीमा आप एक तरह समझ लीजिए। तो जो अंदर वाला जितना भी बच गया ये वाला, ये है इंटरनल वाटर। ये एक नदी हो सकती है, ये एक लेक हो सकती है, या समुद्र का अंदर घुसा हुआ हिस्सा भी हो सकता है, लेगून भी हो सकती है। इसे हम बोलते हैं इंटरनल वाटर। ठीक है, जो इंटरनल वाटर है कवर ऑल वाटर एंड वाटरवेज ऑन द लैंडवार्ड साइड फ्रॉम द बेस लाइन। बेस लाइन से अंदर वाला जो कुछ भी है वो इंटरनल सी है। फॉरेन वेसल्स हैव नो राइट टू पैसेज। जो विदेश के जितने भी जहाज हैं, नाव हैं, बोट हैं, XYZ जो कुछ भी हैं, उन्हें यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है, वो यहाँ नहीं आ सकते। समझ गए? इंटरनल वाटर में विदेश की कोई भी चीज़ नहीं आ सकती, उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं टेरिटोरियल सी की। तो जैसे मैंने बताया था बेस लाइन से आप 12 नॉटिकल माइल नाप लीजिए, वो आपका टेरिटोरियल सी है। ये वाला जो सागर है ये आपका टेरिटोरियल सी है। टेरिटोरियल सी के अंतर्गत क्या है? कोस्टल स्टेटस फ्री, जो कोस्टल स्टेट्स है यानी कि जो तट वाला राज्य है वो इस क्षेत्र में अपने नियम बना सकता है, अपनी रेगुलेशन बना सकता है, और यहाँ के रिसोर्स को यूज कर सकता है। यानी कि सारे नियम कानून जो कुछ भी यहाँ बनाने हैं वो उस राज्य की, उस देश की मर्जी है कि वो इस टेरिटोरियल वाटर में कौन से नियम कानून बनाए। जो दूसरे वाले देशों के शिप हैं, पनडुब्बी हैं या नावें हैं, उन्हें यहाँ से जाने की परमिशन मिल सकती है इनोसेंटली। इनोसेंटली का मतलब होता है ईमानदारी से, दूसरे देश की छवि को खराब किए बिना। अब जानने वाली बात यह है, मछली पकड़ना, पोल्यूशन फैलाना,
जासूसी करना या गोला बारूद करना, एम्यूनिशन का इस्तेमाल करना, ये इनोसेंट में नहीं आता है। तो इन काम के लिए तो यहाँ से जहाज़ जा ही नहीं सकता। इसके अलावा जहाज़ यहाँ से जा सकता है, इंटरनेशनल जो शिप हैं वो इस क्षेत्र से होके जा सकते हैं, बशर्ते उन्होंने इस देश से, जिस देश की सीमा से वो होके जा रहे हैं टेरिटोरियल वाटर से, उस देश से प्रायर परमिशन ले रखी हो। बिना परमिशन के वो यहाँ से नहीं जा सकते। और इस पैसेज को भी अगर परमिशन ले ली जा रहे हैं, लेकिन इस पैसेज को भी अगर वो स्टेट या देश चाहता है कि यहाँ से कोई ना जाए, कोई युद्ध की स्थिति है या कोई आपातकाल की स्थिति है, तो चाहे तो उस क्षेत्र को वो बंद कर सकता है। अगर इस क्षेत्र से होकर कोई सबमरीन जा रही है, सपोज कीजिए कोई स्ट्रेट है, वाटर स्ट्रेट है, वो संकरा है और वो उसी क्षेत्र से होकर निकलता है और किसी देश की सीमा के साथ में आ रहा है, तो ओबियसली वो जो समुद्री क्षेत्र है वो टेरिटोरियल सी बन जाएगा और वहाँ से सबमरीन भी जाएंगी। तो अगर इस क्षेत्र से कोई सबमरीन होकर जा रही है दूसरे देश की, तो सबमरीन को समुद्र से बाहर आना पड़ेगा, समुद्र की सतह पर आना पड़ेगा और अपना फ्लैग, किस देश की वो सबमरीन है, वहाँ उसे दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा एक होता है आर्कीपेलागिक वाटर, उसे हम समझते हैं। आर्कीपेलागिक वाटर क्या होता है? अभी हमने समझा है इंटरनल सी और टेरिटोरियल सी। जैसे कि भारत का जो इंटरनल सी और टेरिटोरियल सी है, ये बेस लाइन जो ब्लू वाली आपको दिख रही है, ये बेस लाइन है, और इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक जितना भी समुद्र आपको ये सब दिख रहा है, ये भारत का तटीय क्षेत्र है, टेरिटोरियल सी है। ठीक है, भारत का टेरिटोरियल सी है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि दो देशों के बीच में इतनी जगह ही ना हो, या दो राज्यों के बीच में, दो आइलैंड्स के बीच में इतनी जगह ही ना हो 12 नॉटिकल माइल की या 24 नॉटिकल माइल की, उससे बीच में तो उससे पहले भी कुछ आ सकता है। जैसे कि भारत और श्रीलंका दोनों के बीच में 200 नॉटिकल माइल होगा तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा, लेकिन यहाँ तो 12 नॉटिकल माइल की जगह भी नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या कानून बनेगा? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्र है, उस समुद्र को बिल्कुल सेंटर से आधा आधा बांट लिया जाएगा। आधा भारत का, भारत की सीमा की तरफ से, और आधा श्रीलंका का, श्रीलंका की सीमा की तरफ से। और जो उसके पीछे की तरफ वाला रह जाएगा, यानी दूसरी साइड वाला, उस पर श्रीलंका का या किसी दूसरे द्वीप का, जो भी किसी देश के पास में द्वीप आ रहा है या देश आ रहा है, उसके हिसाब से जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है वो काम करने लगेंगे। जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये श्रीलंका का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अगर हम भारत की सीमा से 200 नॉटिकल माइल नापने की कोशिश करें तो पूरा श्रीलंका ही उसके अंदर आ जाएगा। भारत की सीमा से 200 नॉटिकल माइल कहाँ, यहाँ कहीं जाके आएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पूरे का पूरा समुद्र भारत का हो गया। नहीं, भारत का तब होता जब यहाँ पे श्रीलंका होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका भी है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में समुद्र को बांटा जाएगा, और श्रीलंका के दूसरी दिशा में जितना भी समुद्र है वो इसके EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आ जाएगा। ये बात समझने की है, आपको समझनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कंटीजुअस जोन यानी संलग्न क्षेत्र की। संलग्न क्षेत्र क्या होता है? मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पर इसमें देखिए आप, संलग्न क्षेत्र क्या होता है? बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक जो क्षेत्र है, यानी कि ये वाला, ये है कंटीजुअस जोन, संलग्न क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये? संलग्न क्षेत्र। बेस लाइन से लेके 24 नॉटिकल माइल तक ये वाला क्षेत्र क्या है? कंटीजुअस जोन है। तो कंटीजुअस जोन जो है उसमें क्या नियम कानून बनेंगे? तो नेशन जो है जिसके सीमा के साथ वो कंटीजुअस जोन आ रही है, वो यहाँ 4 तरह के कानून बना सकता है। टेरिटोरियल सी में मैंने आपको क्या बताया था, वो सारे कानून बनाने का अधिकार उसी देश का है, वो जो चाहे वो कानून बना ले। एक तरह से वो टेरिटोरियल सी जो है, तटीय क्षेत्र जो है, वो तो उस देश की जैसी ज़मीन है, जैसी ज़मीनी सीमा होती है, वैसे ही वो समुद्र हो गया। सारे नियम कानून उसी के चलेंगे। वो जो चाहे नियम बनाए, जो चाहे टैक्स ले, किसी को आने दे ना आने दे, उसकी मर्जी। लेकिन जो कंटीजुअस जोन है वहाँ ऐसा नहीं है, यानी कि 12 नॉटिकल माइल और आगे अगर हम चले जाएं, कहाँ से? बेस लाइन से हम 12 नॉटिकल माइल तक गए तो टेरिटोरियल सी आया, और टेरिटोरियल सी से अगर हम और 12 नॉटिकल आगे तक जा रहे हैं तो कंटीजुअस जोन आया। और उस कंटीजुअस जोन में जो देश है वो 4 ही तरह के कानून बना सकता है: कस्टम का, टैक्सेशन का, इमिग्रेशन का और पॉल्यूशन का। ठीक है, अप्रवास के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर, टैक्स के ऊपर और कस्टम ड्यूटी के ऊपर जो है देश कानून बना सकता है। यानी कि अगर किसी देश के 24 नॉटिकल माइल के अंदर आप जा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा ये कानून कौन डिसाइड करेगा? ये कानून वही डिसाइड करेगा जिसका वो समुद्री सीमा है।
आपको पोल्यूशन अगर वहाँ कर देते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, आप वहाँ पर पोल्यूशन नहीं फैला सकते। 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेसलाइन से होता है। दिस इज ए हॉट परस्यूट एरिया, ये काफ़ी विवाद का क्षेत्र रहता है क्योंकि यहाँ से दूसरे देश के समुद्र से दूसरे देश वाले वेसल्स यहाँ से निकल सकते हैं, दूसरी देश की नावें यहाँ से जा सकती हैं, दूसरे देश के जहाज यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन समुद्री सीमा में आपको कस्टम ड्यूटी टैक्सेशन देना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं जा सकते हैं। EEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल की दूरी को हम बोलते हैं EEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कहाँ है ये? बेस लाइन से पकड़ो और यहाँ तक ले जाओ, ये है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कौन सा कानून काम करेगा भाई? ये काम करेगा कि नेशन हैज सोल एक्सप्लॉयटेशन राइट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब समुद्र के अंदर कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होंगे? ब्लू इकोनॉमी क्या होता है? फिशरीज, गैस, नेचुरल गैस, ऑयल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने का, उनको एक्सप्लॉयटेशन करने का अधिकार उसी देश के पास होता है जिसका वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यानी 200 नॉटिकल माइल के अंदर जोन सा देश आ रहा है। अगर दो देश आ गए तो फिर वो बीच में से बांटा जाएगा, फिर 200 नॉटिकल माइल होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरे देश के शिप यहाँ से जा सकते हैं, उनको आने जाने की पूर्ण आज़ादी है। दूसरे देशों के शिप हों, दूसरे देशों के जहाज हों, अगर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 12 नॉटिकल माइल 24 नॉटिकल माइल, उसके अंदर केवल शिप की बात नहीं है, उसके ऊपर से जहाज भी उड़ के जाएगा, हवाई जहाज भी उड़ के जाएगा इस क्षेत्र से ऊपर से। अगर जैसा यहाँ से जाने के लिए अगर यहाँ से हवाई जहाज उड़ के जाता है, कोई एरोप्लेन जाता है, तो उसके ऊपर सारे नियम कानून इस देश के होंगे। सपोज़ कीजिए ये इंडिया है तो इंडिया के नियम कानून यहाँ पे काम करेंगे। इस क्षेत्र के ऊपर कोई हवाई जहाज उड़ के जाता है, यहाँ पे कोई हवाई जहाज एरोप्लेन उड़ रहा है, तो उसको सीमा शुल्क देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस देश ने यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगा के रखी है। लेकिन जो ये वाला क्षेत्र बच गया, इस क्षेत्र के ऊपर से हवाई जहाज, शिप, बोट जा सकती है, उन्हें कस्टम ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मैं यहाँ से होके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ और ट्रैफिक भी हो सकता है, उसको मैनेज करने के लिए दूसरे देश को बताना तो पड़ेगा कि मैं यहाँ से होके जा रहा हूँ। कस्टम ड्यूटी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। और जो दूसरे देश हैं वो दूसरे देश इस EEZ में यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपने कम्युनिकेशन वायर्स बिछा सकते हैं, सबमरीन के लिए पाइप्स भी बिछा सकते हैं, ये दूसरे देशों को अधिकार है, यानी कि इस क्षेत्र में आप सबमरीन पाइप और कम्युनिकेशन केबल्स यहाँ पे बिछा सकते हैं। अब जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि ये जो भारत के साथ में ये वाली जो लाइन बन गई है, ये भारत का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन गया है। ठीक है, ये है 200 नॉटिकल माइल वाला एरिया EEZ। अब जो ये EEZ है, ये सीधा क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप किसका आइलैंड है? भारत का आइलैंड है, तो उस लक्षद्वीप से भी 200 नॉटिकल वाला एक क्षेत्र जो है वो भारत को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार है, तो इस अंडमान निकोबार के चारों तरफ 200 नॉटिकल वाला जो क्षेत्र है वो भी भारत को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी समुद्र के अंदर और कहीं पे कोई द्वीप है और उस द्वीप पर किसी देश का अगर अधिकार हो जाता है तो वो केवल द्वीप ही उसका नहीं है, उस द्वीप के चारों तरफ 200 नॉटिकल माइल तक जितना भी क्षेत्र है वो उस देश का हो जाता है। इसलिए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग भागीदारी आ जाती है भारत के लिए। यहाँ भविष्य में हमारे नेचुरल गैस निकल सकते हैं, ऑयल निकल सकता है, सैन्य अड्डे हम बना सकते हैं। अगर हम सैन्य अड्डा भी बनाएंगे तो इसके 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा ही क्षेत्र वो माना जाएगा। दूसरी बात, अगर इसके 24 नॉटिकल माइल में, किसी द्वीप के 24 नॉटिकल माइल में किसी दूसरे देश का शिप कोई आ जाता है तो उसे कस्टम ड्यूटी भी इसी देश को देनी पड़ेगी। अंडमान निकोबार के 24 नॉटिकल माइल में अगर कोई देश किसी दूसरे देश का शिप या नाव आती है तो उसे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये द्वीप अंडमान निकोबार जो है भारत का है। ये जानने वाली और समझने वाली बात है कि द्वीप का इम्पोर्टेंस केवल द्वीप ही नहीं होता, इस द्वीप के होने से 200 नॉटिकल माइल वाला क्षेत्र भी उस देश को मिल जाता है। इसलिए दुनिया के देश जो है अक्सर द्वीपों पर कहीं ना कहीं महासागरों के बीच में कब्जा करके रखते हैं। अब देखिए, भारत की अगर EEZ को हम खींचते तो वो इस तरह से होती, लेकिन यहाँ पे आ गया है श्रीलंका। तो श्रीलंका और भारत के बीच में जहाँ भी समुद्र में
बराबर बराबर दूरी आएगी, वहाँ से समुद्र को बांट लिया जाएगा। जैसे यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से समुद्र को बांट लिया गया है, इधर श्रीलंका का स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ जाएगा। इसी तरह से बांग्लादेश का स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है आपकी समझ में आ गया होगा। ये भारत का EEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप होने की वजह से ये बड़ा हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, फिर से हम चलते हैं कहाँ, साउथ चाइना सी की तरफ। अब देखिए साउथ चाइना सी में जैसा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से जाना, वियतनाम का समुद्र कहाँ तक होना चाहिए, वियतनाम के 200 नॉटिकल माइल तक होना चाहिए। ठीक है, मानने वाली बात है। मलेशिया का समुद्र कहाँ तक होना चाहिए, मलेशिया के 200 नॉटिकल माइल तक होना चाहिए। ठीक है, मानने वाली बात है। फिलीपींस का समुद्र कहाँ तक होना चाहिए, फिलीपींस के 200 नॉटिकल माइल्स तक होना चाहिए, ये भी मानने वाली बात है। ब्रुनई का समुद्र कहाँ तक होना चाहिए, ब्रुनई का समुद्र भी 200 नॉटिकल माइल तक होना चाहिए, ये भी मानने वाली बात है। यहाँ कोई झगड़े वाली बात नहीं है। लेकिन चाइना बोलता है कि मैं यहाँ इस अंतर्राष्ट्रीय नियम को नहीं मानता, ये जो पूरे का पूरा सागर है, ये पूरे का पूरा जो सागर है वो सारे का सारा मेरा ही है। यानी कि इन देशों की सीमाओं के अंदर, इन देशों की जो हमारा फिलीपाइंस है, मलेशिया है, ब्रुनई है, वियतनाम है, इन देशों की स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर घुस जाता है चाइना और बोलता है कि जो पूरे का पूरा आपको समुद्र दिख रहा है साउथ चाइना सी, ये पूरे का पूरा मेरा ही है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अब मेरा है तो कोई तो नियम कानून होना चाहिए। किस हिसाब से चाइना बोलता है, तो चाइना बोलता है कि जो हमारे इतिहास में हमारे पूर्वज चाइना पे राज्य था जिनका राज करते रहे हैं, उनके पास एक मैप है और उस मैप के हिसाब से यहाँ पे उन्होंने एक 9 डैश लाइन खींची हुई है, 9 डैश लाइन खींची हुई है और उस 9 डैश लाइन के अंदर उन्हीं का अधिकार क्षेत्र हुआ करता था। इसीलिए ये पूरे का पूरा जो समुद्र है वो चाइना का हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, चाइना की नज़र जो है किस चीज़ पर है, एक तो इस समुद्री मार्ग पर, व्यापार वाले मार्ग पर। यह है मलक्का स्ट्रेट। यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसको हम बोलते हैं लुजोन स्ट्रेट, जो कि साउथ चाइना सी को फिलीपींस सागर से जोड़ देती है। ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो आपको मिलेगी ताइवान स्ट्रेट, जो ताइवान और चाइना के बीच में है और साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से जोड़ देती है। तो एक तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यापारिक मार्ग है। प्लस इस समुद्र के अंदर नेचुरल गैस और ऑयल के बहुत बड़े खाद्यान्न, बहुत बड़े भंडार होने की उम्मीद है। और दो बहुत ही आइलैंड के इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन हैं, पार्सल आइलैंड और स्पार्टी आइलैंड। इसलिए चाइना की इस साउथ चाइना सी पर नज़र रहती है। सबसे बड़ा विवाद जो होता है वो वियतनाम और चाइना को लेकर होता है, क्योंकि वियतनाम की समुद्री सीमा जो है वह इतनी लंबी, ये पूरे का पूरा वियतनाम देश है और यहाँ से अगर आप 200 नॉटिकल माइल मारोगे तो सबसे ज़्यादा समुद्र तो वियतनाम का यहाँ पे होना चाहिए और उधर से फिलीपाइंस का होना चाहिए। लेकिन चाइना इस नियम को नहीं मानता। यहाँ पे ये विवाद अभी भी बना हुआ है। इंडिया की स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैंने आपको बता दी है। अभी हमने दो बातें नहीं करी, एक तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या चीज़ है, और अगर कोई देश लैंड लॉक है, किसी के पास समुद्री सीमा है ही नहीं, तो फिर वहाँ कौन सा नियम कानून काम करेगा। तो देखिए 200 नॉटिकल माइल के बाहर जो कुछ भी रह गया उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, या फिर हाई सी भी उसी को बोलते हैं, या केवल क्षेत्र भी उसी को बोलते हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर जो नियम कानून है वो कौन डिसाइड करेगा, वो अंतर्राष्ट्रीय नियम जो हमारा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के हिसाब से डिसाइड होगा। इस क्षेत्र के अंदर अगर यहाँ पे किसी को तेल मिल गया, किसी देश ने ढूंढ लिया कि भाई यहाँ पे तेल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, तो उस नेचुरल गैस पर किसका अधिकार होगा, ये डिसाइड करेगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी कि इस क्षेत्र को किसने ढूंढा सबसे पहले, किस देश के सबसे ज़्यादा पास में आ रहा है, किसी देश को इससे आपत्ति तो नहीं है। ये सारे नियम कानून बैठ के उनका एक ट्रिब्यूनल है, एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है, वो डिसाइड करेगा कि इस वाले क्षेत्र में जो कुछ मिल रहा है नेचुरल रिसोर्सेज उस पर किसका अधिकार होना चाहिए। बहरहाल इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से सभी देशों का अधिकार होता है और किसी का भी अधिकार नहीं होता है। कौन सा क्षेत्र है ये, कॉन्टिनेंटल शेल्फ या हाई सी। रूल और रेगुलेशन कौन बनाता है, तो बनाता है ITLOS, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑन लॉ ऑफ सी, जिसके बारे में हम अभी आगे जानने वाले हैं। अगर कोई देश लैंडलॉक है तो लैंडलॉक स्टेट आर गिवन ए राइट टू एक्सेस टू द एरिया फ्रॉम द सी विदाउट टैक्सेशन ऑफ ट्रैफिक थ्रू ट्रांजिट स्टेट। मानने की बात यह है कि यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भारत है, नेपाल के पास कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। अगर
नेपाल इस वाले क्षेत्र से होकर अपने शिप को लाता है, अपनी बोट को लाता है, तो उसे भारत को कोई भी ट्रैफिक का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक लैंडलॉक देश है। उसके पास अगर समुद्री रास्ता आने का है तो वो यही है, यही वाला है। तो नेपाल को, भारत को जो ट्रैफिक टैक्स है, जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं भारत ने बनाई होंगी अपने कॉन्टिजेंटल जो कंटिजियस सी है उसमें बनाई होंगी संलग्न क्षेत्र में, वो भारत को वो नहीं देगा। ये भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है, क्योंकि बंदरगाह के बाद उसे बाई रोड ही जाना पड़ेगा और वहाँ तो सारे के सारे नियम भारत के लगने ही वाले हैं। अब हम बात, जैसे मैंने आपको बताया था, ITLOS इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी, जो कि एक कानून बना है, तो उस कानून को पारित करने के लिए, उस कानून बना है तो उसमें मत विवाद भी होंगे, मतभेद भी आएंगे। उन विवादों को सुलझाने के लिए एक कोर्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो वही कोर्ट जो है उसी का नाम है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी, ITLOS। ये कब बना? तो जब UNCLOS यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी पूर्ण रूप से पारित हो जाता है, प्रभाव में आ जाता है 1994 में, तो तभी इसका भी गठन कर दिया जाता है ट्रिब्यूनल का, इस कोर्ट का। UNCLOS के बारे में तो मैंने आपको सब बता ही दिया था। इंटरनेशनल एग्रीमेंट डिफाइन द राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशन विद रेस्पेक्ट ऑफ दियर यूज ऑफ वर्ल्ड ओशियन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय, जो हम बात कर रहे हैं अभी लॉ ऑफ सी की, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट है। जो इसके ऊपर साइन करता है वो इस एग्रीमेंट को मानता है। एग्रीमेंट क्या डिफाइन करता है कि किसी देश की क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या उसके अधिकार हैं जो देश के समुद्र हैं उनको लेकर। दूसरा, ये गाइडलाइन भी प्रोवाइड कराता है कि उस क्षेत्र में अगर बिजनेस हो रही है या उस क्षेत्र का एनवायरनमेंट प्रभावित हो रहा है या वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, उसके ऊपर गाइडलाइन भी यही प्रोवाइड कराता है UNCLOS। और अगर इसमें UNCLOS में लॉ ऑफ सी में कोई मतभेद हो जाता है तो उस मतभेद को सुलझाने के लिए जहाँ जाना पड़ता है वो है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी। अब इस ITLOS का जो हेड क्वार्टर है वो हम्बर्ग जर्मनी में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका सिंबल है इस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का, ITLOS का। हम्बर्ग जर्मनी में इसका हेड क्वार्टर है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके देश कितने सदस्य हैं? तो इसके 168 सदस्य हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। 168 देश इसके सदस्य वर्तमान में बन चुके हैं। हम्बर्ग जर्मनी में इसका हेड क्वार्टर है ITLOS का। ITLOS एक कोर्ट है, और जो मैंने आपको पहले बताया ये एक कानून है, ये इस कानून को पारित कराने वाला कोर्ट है। UNCLOS और ITLOS में कंफ्यूज नहीं होना, एक नियम है, दूसरा उस नियम को चलाने वाला, विवादों को सुलझाने वाला कोर्ट है। क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी। इसकी जो वर्किंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश और फ्रेंच में इसमें हम वर्किंग कर सकते हैं ITLOS में। और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम है जज एल्बर्ट हॉफमैन। नाम याद रखिएगा। ITLOS के जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है उनका नाम है जज एल्बर्ट हॉफमैन, जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है मेरी लॉ ऑफ सी के ऊपर समझ में आई होगी। काफ़ी कंफ्यूज करने वाला ये टॉपिक होता है, लेकिन मैंने कोशिश करी है इसको अच्छे से एलोबरेट करके विद एग्जाम्पल आपको समझाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।